So students, this is the last video for your thermodynamics. इसके बाद thermodynamics में कुछ बचता नहीं है. I guess we were studying enthalpy of neutralization and we have discussed its definition so far. Right now we will be discussing some important numericals in case of enthalpy of neutralization. So the question is, calculate heat of neutralization when 200 ml of 1 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.5 molar NaOH aqueous. ठीक है. Now these two solutions are mixed for in case of HCl and NaOH, है ना, whatever be their molarities. The examiner said to us that temperature rise in the calorimeter was found to be 4.4 degrees Celsius. So temperature rise हो गया 4.4 degrees Celsius and the water equivalent of this calorimeter is 12 gram. ठीक है, यानी कि 12 ग्राम जितना हीट एब्जॉर्ब करता है कैलोरीमीटर उतना ही हीट 12 ग्राम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हम उसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था. And the density of the solution is 1 gram per ml. The specific heat of the solution is this one. ठीक है. So S. तो अब आपको इसको सॉल्व करना है. वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और जो है फिर वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो. ये कैमरा ऊपर हो गया. नो, अभी ठीक है कैमरा. तो so the question is HCl plus NaOH gives NaCl and H2. ठीक है. तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि 0.2 मोल 200 into 1 molar. अब इसमें हमें ये देखना है कि इसका वेट कितना है, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज ms delta theta. This is the heat released. So heat released formula is ms delta theta. तो सबसे पहले हमारा टारगेट देखो, S हमें दिया हुआ है, उसमें कितना स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है. ठीक है. This is already given and delta theta is also given. What is this? 4.4. हमें केवल मास पे काम करना है, तो मास पे काम हो गया तो मतलब आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि मास कितना है. तो देखो रिएक्शन इज लाइक दिस, HCl plus NaOH. HCl का मोल कितना है, जैसे 200 ml 200 upon 1000 यानी लीटर में कन्वर्ट कर लो, इनटू मोलैरिटी कितनी है 1. NaOH के मोल्स कितने हैं 400 इनटू 0.5 अपॉन 1000. ये कितना आएगा 1 2 1 2 क्या जाएगा 0.2. ये कितना आएगा 1 2 1 2 और एक और आ जाएगा, है ना. तो 4 5 20 20 upon 100 0.2. तो ठीक है, दिस इज 0.2. This is 0.2 and this is 0.2. Now when we have mole, तो हम उसका मास भी निकाल सकते हैं. तो मोल का मास कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल्स टू ठीक है 0.2 मोल है. चलो मास हम वैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें डेंसिटी दी हुई ना, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml. क्योंकि मिलने के बाद जब दोनों मिक्स हो गए हैं तो हम ओवरऑल मोल करके मास नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मास दोनों का डिफरेंट है. अगर दोनों का मास सेम होता तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास अगर एक ही है तो मैं मोलर मास यूज कर लेता. ये वाला फॉर्मूले से सीधा सीधा मास आ जाता है, क्योंकि मोल हमारे पास है ऑलरेडी. लेकिन हम इसमें ऐसा यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. नाउ in order to find out mass, what we will do is, let us assume the solution has got
वॉल्यूम ऑफ 200 प्लस 400, तो देखो मास कैसे निकलेगा, मास इक्वल्स टू, हम इसे उसके हिसाब से देख लेंगे, वाटर के हिसाब से देख लेंगे, तो इसका मास कितना होगा 200 ml इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1, इसका मास प्लस 400 मास कितना 1, क्योंकि ग्राम पर ml में है, ठीक है, इतना मास तो हो गया HCl और NaOH का, प्लस मास हमें किसका चाहिए वाटर इक्विवेलेंट का 12 ग्राम, तो इतना टोटल मास जो है वाटर के रिस्पेक्ट में इतना टोटल मास है, ठीक है। अब इनटू तो हो गया मास ms, s कितना है दैट इज 1, डेल्टा थीटा कितना है 4.4, ये किस में है इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, ये जाएगा किलो में, ठीक है, तो इतना मास विल बी रिलीज्ड बाय 0.2 मोल, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ रहा है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कैलकुलेटेड आइदर इन ग्राम पर इक्विवेलेंट और इन मोल, है ना, ग्राम पर इक्विवेलेंट इज मोर एप्रोप्रिएट, but as you know here n factor or the valency factor for HCl and NaOH is 1, so here gram equivalent is equals to mole, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा for 1 मोल, ये तो हो गया 0.2 के लिए, 1 मोल के लिए कितना होगा 200 प्लस 400 प्लस 12, ठीक है, इंटू 1 इंटू 4.4 अपॉन 1000 इंटू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर मैंने कैलकुलेट करा हुआ है लगभग -13.46 समथिंग आ रहा है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, बहुत 13.464 किलो कैलोरी, ये इसे और 1 ग्राम इक्विवेलेंट देख लेते हैं, तो ये जाएगा 464 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। सो दैट इज ऑल, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, सो दैट इज ऑल। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, next numerical is when 1 mole of H3PO4 is completely neutralized with NaOH, heat released is 150 kilojoule per mole of H3PO4, find enthalpy of ionization of H3PO4, तो आपको मालूम होगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या था, देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, एंथैल्पी ऑफ यहाँ पे H लगा दोगे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस व्हाट एंथैल्पी ऑफ वो हीट, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये था फॉर्मूला, हमसे ये पूछा गया है, तो दिस इज 150, है ना, हीट रिलीज इज 150 किलोजूल पर मोल, एज देयर आर 3 HN possible, means formula reaction should be like this, 3 NaOH gives Na3PO4 plus 3H2O something or 3H2, तो हमें यहाँ पे इसके 3 इक्विवेलेंट चाहिए, इसका 1 ही काफी है। अब आपको मालूम है कि 3 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 3HN plus 3OH ion gives 3H2, तो इसका मतलब यहां पर अब देखो 1HN OH ion अगर बनता है तो H2O प्रोड्यूस होता है और इसमें प्रोड्यूस होता है -13.7, अब एक में अगर -13.7 प्रोड्यूस होता है तो 3 में कितना होगा -13.7 into 3, दैट्स ऑल, so equals to एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस यहाँ पे 3 यूज हो रहे हैं यानी कि -13.7 into 3, ये लगभग कितना आ जाएगा 3 से 21, 3 9 1 11
314 हाँ 13 पॉइंट कुछ गड़बड़ है नहीं, एक सेकंड, क्वेश्चन के डाटा में कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ क्या थी, ये किलो कैलोरी में है भाई, हमें किस में चाहिए किलो जूल, ये किलो जूल में डाटा और ये किलो कैलोरी में, तो गड़बड़ होगी ही ऑब्वियसली। यहाँ पे होना चाहिए कितना 57 समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग भूल गया मैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 57 कर लेते हैं, 57 ले लेते हैं, रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 321 2 कैरी 3550 15 2 17 171, ठीक है, माइनस का 171, इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए। हीट कितनी रिलीज हो गया 57 इंटू 3, ये कितनी होगी 321, माइनस इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हम सम कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज हम सम कर रहे हैं, तो सम में माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस सिंबल आपको मालूम है, फॉर्मूले में आप यूज करोगे तो आंसर वही आएगा। तो 3721 2 कैरी 3551 15 और 2 70 171, तो डेल्टा एच एनालाइजेशन कितना आएगा 171 माइनस 150, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 21 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका ज्यादातर यूज आपको ऑर्गेनिक में मिलेगा, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी आपको ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ही पढ़ाऊंगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जनरली होता क्या है कि बच्चे अभी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं और वो वापस इस टॉपिक को देखते हैं तो उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अभी अगर आपको समझ में ना आए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टफ टॉपिक है नहीं आफ्टर स्टडिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर भी क्योंकि हमें पूरा थर्मो कवर करना है, तो पूरा थर्मो की वजह से मैं इसे करा रहा हूं, जिससे कि इन फ्यूचर मुझे थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ानी पड़े आफ्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? मान लेते हैं एक अपना आइडियल कंपाउंड है बेंजीन, ये तो आपने देखा ही होगा छोटी क्लास में भी, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, इसे बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इन रियलिटी डू नॉट एग्जिस्ट, इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है 2, बट इन रियलिटी ये बेंजीन ऐसा कभी नहीं दिखता है, इसे C6H6 बोलते हैं, रियलिटी में ऐसा कभी होता ही नहीं है। असल में ये रियलिटी पे कैसा होता है वो देख लो, ये रियलिटी में होता है या तो इस पे डॉट दिखा देते हैं, ये जो है ना रेजोनेट करता है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पूरी रिंग में रेजोनेट करता है, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखा देते हैं ऐसे, तो आपको या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये दिखेगा। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आप रेजोनेंस का हिंदी में मतलब समझो तो मैं ये है हमारी पेंडुलम, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, तो मैं इस पेंडुलम को बोलूंगा कि दिस पेंडुलम, मान लेते हैं ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है, मैं इसके ऊपर पेंडुलम रख देता हूं और ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं बोलूंगा दिस पेंडुलम इज रेजोनेटिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब एट अ टाइम इट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये बीच में कहीं नहीं दिखता, ये हमें केवल ये दिखता है कि ये ए और बी पर है अगर आप दूर से देखोगे, बट असल में तो ये ना ए पे है ना बी पे है, ये कहीं बीच में ही रेजोनेट कर रहा है। तो यही सिस्टम है, ये जो है ना ये डबल बॉन्ड ऐसे रेजोनेट करते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे,
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब होता क्या है कि these are hypothetical structure having high energy and less stable, but practically कोई भी दुनिया में हाई एनर्जी में नहीं रहना चाहता, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये होता है लो एनर्जी। These structure are low energy and highly stable। अब हुआ क्या होगा कि इसके पास कुछ एनर्जी होगी और इसके पास, मान लो इसके पास एनर्जी E1 है, इसके पास एनर्जी E2 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि E1 एनर्जी इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि वो लेस स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेबल है तो लेस एनर्जी, तो इसीलिए एनर्जी E1 की ज्यादा होगी, E2 की कम होगी। तो इसका जो डिफरेंस होता है E1 माइनस E2, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी व्हेन फ्रॉम मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मतलब कैनोनिकल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वैसे तो ये स्टेबल होता ही नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं करता, बट फिर भी एज पर डेफिनेशन जो कैनोनिकल फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी माइनस जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एंथैल्पी, सिंबल है डेल्टा एच आर ई। रेजोनेंस मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ मोस्ट स्टेबल, मान लेते हैं इसमें से कोई एक ज्यादा स्टेबल है, मान लो ये ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कन्वर्ट हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो यहां लिख दिया है सिंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल नॉन एग्जिस्टेंट द अबव रिएक्शन फॉर, नहीं यहां पे यही है, क्या है ये लिखा नहीं है मैंने डेफिनेशन में, हाँ ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल देता हूं, इसमें लिखना भूल गया हूं डेफिनेशन। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर विद द रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब द एनर्जी डिफरेंस ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid is known as resonance energy, ठीक है। ये डेफिनेशन है, लिख लो कहीं साइड में। तो यहाँ पे मैंने बस जनरल वो लिख दिया, enthalpy change when one mole of most stable structure canonical structure of a compound is converted into resonance hybrid, इसके बीच में जो एनर्जी है तो और लगा कर लिखना। सो डेल्टा एच आर ई इज इक्वल्स टू नेगेटिव। एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा जो है ज्यादा स्टेबल है, मतलब सॉरी लेस स्टेबल है और ये हाई स्टेबल है, तो ये हमेशा हीट रिलीज करेगा ये बनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एक्सो है। तो मैंने यहां लिख दिया, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। डेल्टा एच आर ऑफ दिस रिएक्शन इज डेल्टा एच आर ई, रेजोनेंस एनर्जी। Since resonating structure is a hypothetical non-existent, the above reaction for benzene can be used to determine resonance energy। इस रिएक्शन से हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इनडायरेक्टली डेल्टा एच आर ई यानी डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी इज डिटरमाइंड यूजिंग, अब आपको पता है हेस लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल हम हर जगह यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एंथैल्पी। तो हम क्या करते हैं, वी कैन डिटरमाइन, अब हम जनरली हम नहीं निकाल सकते इसको, लेकिन हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। दैट इनडायरेक्ट मेथड वेयर बॉन्ड एनर्जी डाटा और एंथैल्पी ऑफ कंबशन डाटा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डाटा इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास सीधा मेथड नहीं है, हम घुमा के कान को ऐसे नहीं पकड़ते, हम ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ते, मतलब ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लेते हैं दिस इज साइक्लोहेक्सीन, है ना, बेंजीन में ही एक डंडा है तो मतलब साइक्लोहेक्सीन। नोमेनक्लेचर आपको सिखाया जाएगा यूपीएससी में, परेशान मत हो। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराता हूं यानी H2 ऐड कराता हूं तो दिस विल बिकम साइक्लोहेक्सेन, एन इन, ठीक है। इफ दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी x किलोजूल पर मोल, तो अब आगे हम इसे कंपेयर करेंगे। अगर मान लो ये तीन डंडे हैं, दैट इज बेंजीन,
ठीक है। तो दैट बेंजीन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3s2 गैस गिव्स साइक्लोहेक्सेन। तो अगर इसमें x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन नेगेटिव होता है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस केस में इतनी एनर्जी रिलीज होगी 3 टाइम्स ऑफ x रिलीज्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अब होगा क्या कि ये प्रोसेस तो हम डायरेक्ट हुआ नहीं होगा, पहले ये क्या किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, ये है देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कम स्टेबल होता है, हाई एनर्जी होती है। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू रेजोनेटिंग हाइब्रिड हैविंग लो एनर्जी एंड हाई स्टेबल। पहले तो ये प्रोसेस हुआ होगा, फिर इसमें जो है 3s2 का एडिशन हुआ होगा, जिसे हम हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, और ये हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इसका डाटा है, लेकिन ये वाला डाटा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इसकी एंथैल्पी प्लस इसकी एंथैल्पी कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सो अप्लाइंग दिस लॉ 3x इक्वल्स टू, मान लो ये है एनर्जी, 3x इक्वल्स टू डेल्टा एच आर ई प्लस डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सो इसी पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले तो वीडियो पॉज करके इसे खुद से ट्राई करो, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। इसका आंसर है -669 किलोजूल पर मोल। मैथ्स मैं सिखाने नहीं बैठा हूं, मैं केवल केमिस्ट्री टीचर हूं, केमिस्ट्री सिखा सकता हूं। तो चलो, आई होप आपने, कई लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, थर्मोडायनामिक्स खत्म ही हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फाइंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH एट 298 केल्विन। तो आपको पता है मिथाइल अल्कोहल इज ए लिक्विड, इसका कंबशन कराते हैं, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की, क्या प्रोड्यूस होगा, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच हाइड्रोजन आर देयर, 3 and 1 4, यानी कि 2H2O। this will be liquid and I'm sure this will be gas. So this is enthalpy of combustion, find heat of combustion, this is delta H R, यानी कि combustion equals to delta H C, ठीक है। Now the questioner has given us bond energy data for CH bond की energy 414, CO bond की एनर्जी इज 315, C डबल बॉन्ड O की एनर्जी इज 711 एंड OH की बॉन्ड एनर्जी 464.5 एंड O डबल बॉन्ड O की एनर्जी 494। आपको मालूम है these all data are in positive value, बॉन्ड एनर्जी का डाटा हमेशा पॉजिटिव होता है। सो कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दिया हुआ है उसमें, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू -143 किलोजूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ vaporization of CH3OH liquid is equals to 35.5 kilojoule per mole, and at the same time enthalpy of vaporization of H2O liquid is equals to 40.6 kilojoule per mole, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी है कि दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है जो रियल में स्ट्रक्चर होता है। असली स्ट्रक्चर तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में बनाया था, ऐसा होता है कुछ, लेकिन ये रियल नहीं होता। रेजोनेंस हाइब्रिड डिफरेंट होता है, थोड़ा सा लेस एनर्जी वाला। तो हमसे वो क्वेश्चन इसका पूछ रहा है। अब पहली चीज तो आपका मन किया होगा कि क्यों ना हम सीधा फॉर्मूला यूज कर ले, हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का डाटा है, हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू आइदर इट इज कंबशन, फॉर्मेशन और फलाना, कोई भी हो, ये इस रिएक्शन को कुछ भी बोल रहा हो। पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन और 2, कितना है, 2 और 2 4, और एक इधर है, तो इधर कितना होना चाहिए, 3, यानी कि 1.5, ठीक है, हाँ ठीक। तो अब यहाँ पर
जो डाटा है हमारे पास, अब ये कोई भी दुनिया की रिएक्शन है, अगर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का डाटा है तो वी नो द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, हम ये कर सकते हैं। तो हमारे पास सब चीज का डाटा है। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं CH3OH कैसा दिखेगा, H H H H CH3OH, ये है CH3OH, ये है OO ऑक्सीजन, ये क्या है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसमें दो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, यहाँ पर CO बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है OH। ठीक है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड है ना। तो हमारे पास आई थिंक सबकी दे रखी है, इसमें देखो है CH, इसमें है CO बॉन्ड और एक है OH बॉन्ड, इसमें OO बॉन्ड है, इसमें CO बॉन्ड है और इसमें OH बॉन्ड। तो देखो ये डाटा हमारे पास है क्या, CH भी है, CO भी है, OH भी है, O डबल बॉन्ड O भी है, C डबल बॉन्ड O भी है, ये भी है और OH तो है ये। तो क्या हम इसे यूज करके आंसर निकाल सकते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम इससे आंसर निकाल लेते हैं तो why the examiner has given us this data। तो बच्चों यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है, अब आपको वापस डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी का डाटा अगर आपको याद हो, दिस डाटा इज ओनली फॉर गैस। इफ ऑल द reactant and products are in their gas form, then only we can use this formula, and you know very well here it is liquid and it is also liquid, that is why we can never use this formula in this case। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, now it is a big question। अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे हम हेस लॉ यूज करेंगे, बहुत सारी बॉन्ड एंथैल्पीज को जोड़ेंगे और फिर रखेंगे उसके इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे वेपराइज करना पड़ेगा। CH3OH गैस, अब आ गया ना गैस में डाटा गैस में आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H वेपराइजेशन फॉर CH3OH लिक्विड। क्या ये डाटा दिया हुआ है हमें? यस, दिया हुआ 35.5, which is 35.5। अब ये भी गैस है, ऑक्सीजन तो गैस ही होती है। अब इसे हम क्या करें, O2 गैस, तो क्या हमें इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? नो, जीरो एनर्जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगली चीज, जो बॉन्ड का डाटा है वो कभी भी रेजोनेंस हाइब्रिड का नहीं होता, वो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का होता है। याद रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या बॉन्ड का डाटा होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि रियल फॉर्म होती है उसमें तो कोई बॉन्ड होता ही नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उस केस में हम ये डाटा यूज ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, C डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से, अब देखो अगर यहां से इधर जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ये यहां से यहां आ रहा है तो इसे क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी। तो देखो जब ये यहां से यहां जाता है, यहां लिखा हुआ है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 इज -143, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा यहां से यहां जाने में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से आ रहे हैं, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो कितना, +143। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, प्रॉपर लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा H रेजोनेंस एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, -143, ये कितना हो जाएगा, +143। मैथमेटिकली देखोगे वैसे होगा, और वैसे अगर आपके पास लॉजिक है तो आपको पता होना चाहिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन मींस रिलीज हो रही है, तो उतनी एनर्जी वो उसे यहां से यहां में देनी पड़ेगी, तो वो है 143। अब यहां से H2O में आने पे, H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में, दैट इज वेपराइजेशन। कहां है वेपराइजेशन, यहाँ पे डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, और आपको मालूम है यहाँ पे 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से।
ठीक है, अब ये जाके रिएक्शन काम की हो चुकी है। अब हम इसमें यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहां से यहां जाएंगे, हेस लॉ, अप्लाइंग हेस लॉ। कैसे, सबसे पहले वेपराइज करा इसको यहाँ पे, तो कितना आया 35.5, सीधा सीधा लिख देता हूं, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड, पहले वेपराइज किया, फिर इसको भी वेपराइज किया। अब क्योंकि ऑलरेडी वेपर में है या गैस में है तो जरूरत नहीं है, 0, ठीक है, प्लस अब यहां से वहां पे, यहां पे बॉन्ड टूटे होंगे और कुछ बॉन्ड बने होंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी का डाटा यूज करेंगे, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी यानी कि H बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टूटे होंगे, बॉन्ड बने होंगे, वो हमारा टारगेट नहीं है। अब ये एनर्जी किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, ये एनर्जी यहां से यहां जाने में है कितनी, 143 प्लस 143, एंड साथ में वेपराइज भी किया होगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये हुआ होगा, और साथ में ये वाला एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच आर जो हमें निकालना है, एंड दैट एच आर इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल वैल्यू रखूंगा, ये वेपराइज हुआ तो 35.5 प्लस में था, हाँ, प्लस 0 प्लस, अब बॉन्ड एनर्जी को मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए पूरा यूज करना पड़ेगा, 143 प्लस 2 इंटू कितना, ये कितना है, लिक्विड से वेपर 40.6, 2 इंटू 40.6 प्लस डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब ये वाला मेरे को चाहिए, ये मुझे निकालना, ये चाहिए, ये कैसे निकलेगा, दिस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, खत्म। तो देखो डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी कैसे आएगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कैसे करूं, अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट में क्या है, अब देखो ये गैस है, अभी हम यूज करेंगे इसे, तो इसमें देखो 3 तो CH बॉन्ड है, बना देता हूं, ये OH, 3 तो है CH बॉन्ड, 3 इंटू CH बॉन्ड, ठीक है, 1 2 3, एक CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड, और एक OH बॉन्ड है, प्लस OH बॉन्ड, ठीक है, ये तो हो गया रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 C-double-O बॉन्ड, 2 इंटू C-double-O प्लस 4 OH है, एक वाटर में 2 OH है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 4 OH होंगे, 4 इंटू OH बॉन्ड, खत्म। डेल्टा एच BE इक्वल्स टू 3 इंटू CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 414 प्लस CO बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 315 प्लस OH की कितनी है, दैट इज 464.5 माइनस 2 इंटू C-double-bond की कितनी एनर्जी, 711, ठीक है, प्लस 4 इंटू OH की कितनी है, 494। इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये निकल जाएगा आपको, आंसर विल बी, मैंने लिख दिया है -669 किलो जूल पर मोल। बाकी काम मैथ्स का है, केमिस्ट्री बस इतनी ही थी, बाकी मैथ्स वाला काम आप खुद करो, ठीक है, और नहीं होता तो पूछ लो। बस ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन।
denoted by symbol delta H, TRANS, trans. It is the enthalpy change when one mole of an allotropic form of an element is converted to another allotropic form. जैसे आपको मालूम है हर एलिमेंट के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते. फॉर एग्जांपल कार्बन का एक ग्रेफाइट है, डायमंड है. इस प्रोसेस में जो एनर्जी एंथैल्पी चेंज होता है, दैट एंथैल्पी चेंजेस एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, one allotropic to another allotropic form. So enthalpy change for this reaction is also enthalpy of transition. तो इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल, find enthalpy of transition of the following phase change. Let us assume it has been given carbon diamond to carbon graphite and he wants us to find out enthalpy change for this reaction. Now he has given us the data for combustion. Delta H combustion for diamond is equals to x kilojoule per mole. Delta H combustion for graphite is equals to y kilojoule per mole. Now the process is quite simple. What we have to do, if we have given combustion data, then we will use enthalpy of the reaction is equals to summation of enthalpy of combustion of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product. So reactant में क्या है डायमंड, तो डायमंड का combustion x, और प्रोडक्ट में क्या है ग्रेफाइट, तो y, x minus y will be the answer. ठीक है. नाउ ये वाली चीज आपके एनसीईआरटी में छोटी सी दी हुई है और अभी तक तो पूछी नहीं गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सेट बनाने होते हैं मेंस में, तो 15-16 सेट क्वेश्चन पेपर के बनाने होते हैं. नीट में भी ये बन ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस बहुत कम है और वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली, है ना. तो थोड़ा बहुत आप समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट है ये. अभी आया नहीं, मुझे मेरे हिसाब से आना चाहिए. So difference between ionization energy and ionization enthalpy, ये, और एक है difference between electron affinity and electron gain enthalpy. ये दो important चीज है. तो ionization energy और ionization enthalpy क्या होता है? तो सबसे पहली चीज ionization energy, it is defined at 0 Kelvin. जो भी heat change हो रहा है 0 Kelvin पर, उसे बोलेंगे ionization energy. And ionization enthalpy से बोलेंगे heat change at any temperature, यानी अदर देन जीरो पर अगर ये चीज यही प्रोसेस जीरो पे हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. बट इफ द सेम प्रोसेस इज हैपनिंग इन एनी अदर टेम्परेचर, देन द सेम प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. सो बाय रिलेशन मैथमेटिकली लेट अस अज्यूम m gas is converted into m plus gas and it is evolving one electron. So this process is generally known as ionization. Now taking all these species यानी m gas, m plus gas and one electron to be monoatomic, अगर इन सबको हम monoatomic ले लेते हैं, मान लेते हैं, assume कर लेते हैं, then we can use Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law आपको मालूम है delta HR at T2, यानी आपको मैंने बताया भी था when we are going to find out the state function at different temperature, then we have to use Kirchhoff's law. So delta HR at T2 minus delta HR at T1 divided by T2 minus T1. As you know, these are gases and generally the state change takes place at constant pressure, hence is equals to delta Cp R, है ना. अगर एक delta U ले लो, delta U R at T2, delta U R at T1 upon T2 minus T1, तो यहाँ पे delta CD आ जाएगा. So एंथैल्पी में तो ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर है, तो एट T2 यानी एट एनी अदर टेम्परेचर पर जो एंथैल्पी है वो क्या है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. मैंने लिख दिया दैट इज डेल्टा HIE एट एनी टेम्परेचर माइनस, मान लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग एट 0 केल्विन. तो ये T1 मान लो 0 केल्विन है, तो इस प्रोसेस पे जो डेल्टा HR है वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी. देखो डेल्टा HIE माइनस आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन T2 एट एनी टेम्परेचर माइनस T1 व्हिच इज 0 केल्विन इज इक्वल्स टू डेल्टा CPR. तो डेल्टा CPR क्या होता है, समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट. तो अगर ये इसको हमने मोनोएटॉमिक माना है तो मोनोएटॉमिक में Cp क्या होता है, दैट इज 5/2R. तो देखो प्रोडक्ट में क्या है 5/2R प्लस इसको भी हम मोनोएटॉमिक मान रहे हैं तो 5/2R माइनस 5/2R. फिर हमने लिख दिया 5/2R फॉर M प्लस 5/2R फॉर E माइनस माइनस ये तो हो गया प्रोडक्ट माइनस 5/2R फॉर M गैस यानी रिएक्टेंट. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इससे ये गया, बचा क्या 5/2R बचेगा.
तो डेल्टा एच आई ई माइनस आई ई अपॉन टी माइनस 0 हो गया इक्वल्स टू 5/2 आर, टी से इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा 5/2 आर टी, और ये वाली चीज एज इट इज इधर आके प्लस में आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज डेल्टा एच आई ई इक्वल्स टू आयनेशन एनर्जी प्लस 5/2 आर टी। ध्यान रखना अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो मतलब ऐसा कोई रिएक्शन है तो सीधा सीधा आप ये वाला यूज करोगे फॉर्मूला, और अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे एक दो रिएक्टेंट और है, एक दो प्रोडक्ट और है, तो आप अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई दिस क्वेश्चन और दिस रिलेशन। तो जो जनरली जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं लाइक एलएन वेलन आकाश वकाश, वो सिंपली क्या करते हैं, वो रिलेशन दे देते हैं, है ना, डिराइव कराना उनका वो कोई टारगेट नहीं होता। बट आई थिंक यू शुड नो फ्रॉम वेयर दिस इक्वेशन केम आउट। तो कहां से, किरचॉफ से। तो आप खुद ही मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मान लो जनरली बड़े कोचिंग में क्या करते हैं, जुगाड़ बना के याद करा देते हैं, पता है नहीं डिराइव कहां से रहा है, और ये आपने चेंज कर दिया। आईटी को मालूम है कि बड़े कोचिंग वाले को कैसे काटना है, वो सिंपली बेसिक पे जाते हैं, बेसिक चीज चेंज कर देते हैं और फिर फॉर्मूला अपने हिसाब से आपको डिराइव करना होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल वाले चाहे तो सीधा सीधा रिलेशन याद कर ले, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कुछ चेंज करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द बेसिक थिंग्स, दे जस्ट वर्क ऑन सुपरफिशियल थिंग्स। लास्ट इज सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, बोथ आर when we talk about electron affinity, then for sure we are talking at 0 Kelvin, and when we talk about enthalpy change, sorry, electron gain enthalpy, then it means at any temperature. Again same चीज ऐसे ही रिएक्शन बना के करोगे तो देखो एक जैसे ये है, this is x gram, sorry, x gas plus 1 electron gives x minus gas. अगेन हम सबको अगर क्या मान ले मोनो एटॉमिक, तो हम जैसे जैसे वैल्यूज पुट करेंगे वैसे वैसे आपका फाइनल रिलेशन ऐसा ही कुछ आ जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आई होगी, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, एंड नाउ यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, एनी काइंड ऑफ बुक you want to consult. Bye bye.